वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। फिर से आपका हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके एसएसटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। देखो, जब हम संसाधन पढ़ते हैं तो हमें उसे बहुत वृहद तरीके से पढ़ना होता है। संसाधन क्या है ये पढ़ा हमने, फिर हम उनका उपयोग कैसे कर पाते हैं ये पढ़ा, उनको क्लासिफाई किया, और लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था संसाधनों का नियोजन, उनकी प्लानिंग क्यों की जाती है ये हमने देखा, उसके उद्देश्य क्या है ये हमने जाना। अब हम बात करेंगे भारत में संसाधन का नियोजन कैसे किया जाता है। तो जब संसाधन का नियोजन किया जाता है तो एक बहुत ही सोची समझी उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो वो प्लानिंग करते हैं जब उसके 3 स्टेप्स होते हैं। आप यहाँ आराम से समझ सकते हो उस चीज को। भारत में जब संसाधन का नियोजन किया जाता है तो उसकी पहला स्टेप जो होता है वो होता है संसाधनों की पहचान, आइडेंटिफाई करना। उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना कि कौन सा संसाधन कहाँ और कितनी मात्रा में। अब अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई भी रिसोर्स ढूंढने राजस्थान की तरफ आएंगे तो गलती कर रहे हैं, उसके लिए हमें प्लेन्स की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर हम मिनरल्स ढूंढने के लिए पहाड़ों में चले जाएंगे तो गलत है, उसके लिए हमें छत्तीसगढ़ या वो जो प्लेटो का इलाका है उस तरफ जाना पड़ेगा। तो यानी संसाधन कहाँ है, फिर उसके बाद में संसाधन कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, और उसके बाद में उन संसाधनों की क्वालिटी क्या है, ये सारी बिल्कुल अच्छे से जान लेना वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन या संसाधनों की पहचान। ये होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है उसको स्किल और टेक्नोलॉजी के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको बाहर निकालना। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम संसाधन सिर्फ धातुओं को मान रहे हैं। अगर मृदा भी संसाधन है तो उसको किस तरह से, कितनी मृदा को कैसे काम में ले लिया जाए। अगर कहीं ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, तो वहां ऐसी फसलें उगाई जाए जो उस मिट्टी के अकॉर्डिंग हो। राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें वैसी फसलें उगाई जाए। यानी कि जो भी संसाधन हमें मिल रहा है उस संसाधन को दोनों तरीके मिलाकर, टेक्नोलॉजी प्लस स्किल दोनों तरीके मिलाकर अच्छे से उसकी प्लानिंग की जाए, वो होता है दूसरा स्टेप। तीसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उस संसाधन को ऐसे प्लान करना, उसके डेवलपमेंट को ऐसे प्लान करना कि वो व्यक्तिगत और नेशनल, राष्ट्रीय दोनों की नीड्स को पूरा करे। वैसे हम कहेंगे कि हमारी राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करें, यानी कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़े या हमारे देश के लिए अच्छा हो। लेकिन क्या हो अगर उसमें सिर्फ 50% जनसंख्या का हिस्सा हो, यानी कि ना वो सिर्फ पूरे पूरे राष्ट्र के लिए ही काम आए बल्कि एक एक व्यक्ति के लिए भी काम आए। तो उसका नियोजन किया जाना चाहिए ऐसे कि वो जो व्यक्तिगत नियोजन है वो राष्ट्रीय नियोजन के साथ और राष्ट्रीय नियोजन व्यक्तिगत नियोजन के साथ मैच कर सके। तो इस तरह से हमारे भारत में संसाधनों का नियोजन किया जाता है और ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और साथ में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई व्हाट रिसोर्सेज आर देयर, इन व्हाट क्वांटिटी दे आर देयर, एंड इन व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज. Then the second thing is to mix up the resources and using skill with technology and use them in the human interest. और थर्ड इसका स्टेप होता है मैचिंग एंड इंडिविजुअल प्लानिंग विद द नेशनल प्लानिंग एंड नेशनल प्लानिंग विद इंडिविजुअल प्लानिंग। तो इस तरह से रिसोर्सेज का नियोजन भारत में किया जाता है। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण की, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए। देखो, कंजर्वेशन क्यों करना है, हमें रिसोर्सेज बचा के क्यों रखने हैं, इसका रीजन तो हमें सबको पता है कि हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि उनको पेट्रोल मिले, उनको मेटल्स मिले, ये भी है कि हम लैंड को उनको इस तरह से दे कि वो डिग्रेड हुई हुई ना हो। हम उनके लिए वाटर रिसोर्सेज बचा के रखें। ऐसा ना हो कि जब तक हमारी 4 या 5 जनरेशन बाद की जनरेशन आए तब तक सारे वाटर रिसोर्सेज खत्म हो चुके हो, या फिर इतने ज्यादा जो है वाटर का लेवल बढ़ चुका हो कि उनके लैंड खत्म हो चुके हो। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, इसलिए जरूरी है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उनका संरक्षण करें। इस कंजर्वेशन के लिए महात्मा गांधी ने एक बहुत ही शानदार लाइन कही थी कि वी हैव एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। हमारे पास सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए तो पर्याप्त हैं, लेकिन
किसी एक की भी लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी लालच तो किसी एक का भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जरूरतें सबकी पूरी हो सकती है। इन शॉर्ट अगर कहें तो पेट भरने के लिए तो है, पेट ही भरने के लिए नहीं है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये कोटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिया हुआ है, महात्मा गांधी का कोटेशन है, तो आपको याद में रखना है कि वी हैव एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। एक की भी लालच पूरी करने के लिए नहीं है। हमारे पास सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए तो पर्याप्त संसाधन है, पर एक का भी लालच पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये ध्यान में रखना है। फिर महात्मा गांधी का एक बहुत ही विचार जो बहुत ही अच्छा नोशन था वो ये था कि बहुत ज्यादा उत्पादन करने की बजाय हमें बहुत लोगों द्वारा उत्पादन किया जाना चाहिए। अगर इसको इंटरेस्टिंग तरीके से कहें तो मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मास होना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि जब बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को काम में लेते हैं, उनको डिप्लेशन की हद तक, उनको खत्म होने की हद तक काम में लेते हैं। जबकि यदि प्रोडक्शन मासेस द्वारा किया जाएगा तो इसके बहुत सारे फायदे निकल के आएंगे। एक तो जो संसाधन काम में लिए जाएंगे वो थोड़े थोड़े काम में लिए जाएंगे, उससे क्या होगा कि संसाधन बचे रहेंगे, और दूसरा हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यानी महात्मा गांधी की जो विचारधाराएं थी उस समय, वो आज के टाइम में खास करके अगर रिसोर्सेज के लिए अपन देखें तो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ही प्रासंगिक है। तो दो बातें हैं महात्मा गांधी की, सबसे पहली तो कि हमारे पास रिसोर्सेस है कितने, और दूसरा अत्यधिक उत्पादन करने की बजाय अधिक लोगों द्वारा उत्पादन किया जाना चाहिए। मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मास होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो संसाधनों के संरक्षण की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी शुरुआत की गई थी क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में। मतलब बातें पहले भी की जाती थी हमेशा से। हम अगर भारतीय संस्कृति में देखें तो हमेशा से ही संसाधनों को बचाया जाता है। हम वो हैं जो नदी को भी देवता मान के पूजा करते हैं, हम वो हैं जो पेड़ों को भी देवता मान के पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। तो पूजा इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं करते कि हम अंधविश्वासी है, इसलिए की जाती है क्योंकि हम जब किसी चीज की पूजा करते हैं तो हम उसको सुरक्षित रखते हैं, ठीक है ना। तो वो खैर शुरुआत तो प्राचीन काल से ही हो रखी थी, लेकिन ये जो नोशन, ये जो विचारधारा, इस जो कॉन्सेप्ट की बात अपन कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट की शुरुआत इंटरनेशनल लेवल पर 1968 में क्लब ऑफ रोम द्वारा की गई थी। और ये कहा गया कि अब बात ये इस तरह से करनी चाहिए कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और हमारे जो रिसोर्सेज है वो बचे रहें, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल दिया है, एक बहुत ही शानदार बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये लिखी गई थी शूमाकर के द्वारा। शूमाकर इसके लेखक हैं, ऑथर हैं, इसके लेखक है शूमाकर। और इन्होंने गांधीयन जो फिलॉसफी है, गांधीवादी विचारधारा को लेकर ये बुक लिखी। और इस बुक में कहा क्या गया, इस बुक में कहा गया सतत पोषणीय विकास, जिस हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं ना, उसके बारे में बात की गई थी। तो ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख के पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा अगर आप शब्दों में उलझेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। तो इनको समझने का एक तरीका ये है कि आप कोटेशंस याद रखो, क्या घटनाएं हुई थी वो याद रखो, और किस तरह से उन पर बात करनी है ये ध्यान में रखो। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो गांधीवादी विचारधारा की चीज है कि मास प्रोडक्शन की बजाय प्रोडक्शन बाय मास किया जाना चाहिए, अत्यधिक उत्पादन की बजाय अधिक लोगों द्वारा उत्पादन किया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई, और स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये एक बुक लिखी गई थी माइकल शूमाकर द्वारा, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी को लेते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। अब बात करते हैं भू संसाधन की। भू संसाधन यानी लैंड एज ए रिसोर्स। जब हम ओवरऑल संसाधनों की बात कर रहे हैं तो आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं, जिसमें से आपके चैप्टर में एग्जांपल दिया हुआ है लैंड रिसोर्स का, यानी भू संसाधन का। भूमि भी हमारे लिए एक संसाधन के तौर पर काम आती है। मृदा इसी का एक हिस्सा है। हालांकि मृदा अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल लैंड की बात कर रहे हैं, और खासकर भारत में भू संसाधन की क्या स्थिति है इसकी बात कर रहे हैं। तो भारत में, ये आपने 9th में भी पढ़ा है और आप सबको पता है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर है वो भारत का टोटल लैंड एरिया है। लैंड एरिया जो है भारत के अंडर में वो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये जो लैंड एरिया है ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही काम में नहीं लिया जा सकता भाई, जितना है। अच्छा, ये जो भू संसाधन होता है ये इसको हम एक
फिनाइट जो है एरिया कह सकते हैं। फिनाइट एरिया इसको इसलिए कहते हैं, इसको फिनाइट लैटिट्यूड भी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है फिनाइट लैटिट्यूड कि इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब कहने का ये कि एक देश के अंतर्गत जितना जमीन आती है उतनी ही आएगी। आप 1 इंच भी अपनी तरफ से और जमीन तैयार नहीं कर सकते, है ना। तो जितना हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाया है उतना ही होता है, इसीलिए इसको फिनाइट लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो अगर भारत में कुल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भू संसाधन है तो वो पूरा का पूरा वैसा नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत ही विशाल और बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स अगर हम ज्योग्राफिकली, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बहुत विविधतापूर्ण है भारत का भूगोल। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 43%, 43% तो जो है वो प्लेन्स है, जो समतल इलाका है जहां पे आराम से खेती वेती की जा सकती है। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो डेजर्ट्स हैं वो भी प्लेन्स में ही आते हैं, क्योंकि वो ना तो पहाड़ों में है ना ही पठारों में है। तो 43% जो है वो केवल प्लेन्स है, और आधे से भी कम हिस्सा है, पूरे देश का आधे से भी कम हिस्सा है। 30% जो है वो माउंटेन है, यानी कि 30% हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र का है, जो कि जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए और अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, आसाम अरुणाचल प्रदेश तक। और भारत के अंतर्गत भी और भी कई पहाड़ियां हैं, जैसे विंध्याचल है, अरावली है, ठीक है। और इसके अलावा 27% प्लेटोज हैं। प्लेटोज यानी पठारी इलाका है। पठार और पहाड़ में आज जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो बिल्कुल फर्क होता है। पहाड़ जो होता है इसका एक पीक पॉइंट होता है, लेकिन पठार जो होता है वो एक टेबल टॉप की तरह स्ट्रक्चर होती है। मतलब वो वहां आराम से रहा जा सकता है, लेकिन इसके जो स्लाइड्स होते हैं वो उसको बाकी लैंड से थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो भारत में जो लैंड है वो किस तरह से है, 43% मैदान है, 30% माउंटेन्स यानी पर्वत है, और 27% पठार यानी प्लेटोज है। तो ये तो हुई भारत की जो टोटल लैंड रिसोर्स है उसकी क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण। अब इसके यूसेज कैसे हो सकते हैं भाई। जो जमीन है वो हम, ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी सिर्फ या तो कल्टीवेट कर लो। भाई जमीन के हम क्या काम करेंगे, क्यों हम लैंड को रिसोर्स कहेंगे। अगर जमीन नहीं होगी तो हम करेंगे क्या। हम खेती करते हैं, हम वन उगाते हैं, वन्य जीव हैं, हम अपना घर बनाते हैं जमीन पर, हम अपने ट्रांसपोर्टेशन का काम जमीन पर करते हैं। यानी हमारे जीवन के 99% जो भी एक्टिविटीज हैं वो लैंड से जुड़े हुए हैं, वो लैंड पर ही किए जा सकते हैं। इसलिए अब लैंड की यूज क्या है, सबसे पहला यूज तो जो है इसका फॉरेस्ट है। भी अगर वन है जो वही हमारे सबसे बड़े रिसोर्स के रूप में काम आते हैं, तो वो जमीन पर ही होते हैं। दूसरी तरह की जो जमीन होती है या जिसको हम भू प्रॉपर्टी में पर कह सकते हैं वो है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, यानी कि नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ये कौन सी होती है, ये या तो बारन लैंड ही कहा जा सकता है। जैसे अगर कहीं डेजर्ट है, अगर कहीं रेगिस्तान है तो वो बारन है, अगर कहीं दलदली इलाका है तो वो भी बंजर है, वहां पेड़ नहीं उगाए जा सकते, किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती, ना रहा जा सकता है। ऐसी कोई भी भूमि या ऐसी जमीन जहां ना खेती की जा सके ना रहा जा सके, इस तरह का कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया जा सकता, उसको बंजर या बारन लैंड कहा जा सकता है, ठीक है। उसको वेस्ट लैंड भी कहते हैं। दूसरी प्रयुक्त जो बंजर भूमि होती है। अब प्रयुक्त बंजर भूमि क्या, ऐसी भूमि जिसको हम काम में ले रहे हैं लेकिन वो किसी भी प्रकार के औद्योगिकीकरण या कह सकते हैं कल्टीवेशन के काम नहीं आ रही। ये जो हम बात कर रहे हैं वो सब कल्टीवेशन यानी खेती के आधार पर बात कर रहे हैं। तो दूसरी जो प्रयुक्त है, यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं। अब एक जगह है जहां पर हमने घर बना लिया, अब हम उस घर में तो खेती कर नहीं सकते। कई जगह स्कूल्स बना ली, हॉस्पिटल बना लिए, रोड्स बना ली, हमने रेलवे लाइन बिछा ली, तो ये सब करेंगे तो हम जमीन पर ही, ठीक है ना। तो जहां ये चीजें कर ली वहां हम बाकी कुछ और नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से तो हमारे बिना काम की हुई, ठीक है ना। तो इसलिए उसको भी बारन लैंड या बंजर जमीन या अनुपयुक्त भूमि के लिए रखा जाएगा। तो पहली वन जहां वो अपने आप उगी जाते हैं नेचर बाय नेचर। दूसरा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, जिसमें एक तो जनरली बारन लैंड आता है, और दूसरा वो जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे आधारभूत जो भी संरचनाएं हैं उनके लिए काम में ले लिया है। तीसरा है अन्य अयोग्य भूमियां, एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। मतलब जो
बिल्कुल ही अयोग्य जो भूमि होती है, उसके अलावा कई बार जो खेती करते हैं हम, उस खेती को ना करके उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, उसको फॉलो लैंड कहा जाता है। तो उसके अलावा जैसे हमने देखा है कि सरकार ने बड़ी बड़ी जगहें जो है वो आरक्षित कर रखी है पशुओं के चरने के लिए, जिसको हम चारागाह कहते हैं, ठीक है ना। तो वो चारागाह वगैरह इस तरह की जो भूमि है वो एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड या अन्य अयोग्य भूमियों में गिनी जाती है। फिर है परती भूमि। परती भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जिस पर खेती की तो जा सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। क्या होता है कि कई बार किसान खेती करते करते कुछ भूमि को जो है छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। जैसे इस परती भूमि में भी दो तरह की होती है। अगर एक सीजन खेती की जाए, दूसरे सीजन छोड़ दिया जाए, फिर अगले सीजन खेती की जाए, एक तो वो होती है। एक वो भूमि होती है जिसको 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ दिया गया और फिर खेती की जाती है। ऐसा मोस्टली जो है आदिवासी इलाकों में होता है, जहां पर वो एक निश्चित एरिया को साफ करते हैं, वहां खेती करते हैं, जिसको जूमिंग कृषि भी अपन कहते हैं, राजस्थान में वालरा खेती कहते हैं। तो ऐसी खेती जो है वो परती भूमि पर की जाती है, क्योंकि वहां वो लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह का डायरेक्ट यूज नहीं करते, वहां सिंचाई की पूरी सुविधाएं नहीं होती। तो क्या होता है कि 1 से 5 साल तक के लिए उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और फिर बाद में उस पर वापस खेती की जाती है, और फिर छोड़ दिया जाता है, फिर वापस खेती की जाती है। तो ये साइकिल उस पर चलता रहता है, उसी को फॉलो लैंड कहा जाता है। और लास्ट और सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो नेट सोन एरिया, यानी शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र जो हम भूमि का काम में लेते हैं, वो होता है नेट सोन एरिया, जहां पर लगातार हर सीजन में खेती की जाती है, जहां सिंचाई अच्छे से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो, जहां के किसान प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से अच्छे से वाकिफ हों, जहां के किसान फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करके और उस जमीन का लगातार यूज कर रहे हों। तो ये तो है इंडिया में किस तरह से लैंड रिसोर्स उपलब्ध हैं, कितनी कितनी मात्रा में, और उसके बाद लैंड रिसोर्सेज के क्या क्या यूसेज हैं, जो कि 5 तरह की भूमि होती है। पहला वन, दूसरा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि या नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फिर अन्य अयोग्य जिसको हम एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड भी कह सकते हैं, परती भूमि जिसको फॉलो लैंड कहा जाता है, और विशुद्ध बोया गया क्षेत्र जिसको नेट सोन एरिया कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में भू उपयोग का जो पैटर्न है वो कैसा है, लैंड यूज का जो यूसेज का जो पैटर्न है वो इंडिया में कैसा है। इंडिया में जैसा हमने पढ़ा कि अलग अलग जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटोज हैं, कहीं प्लेन्स हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में अगर हम फॉलो लैंड और एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड जिसको हमने बात की थी, परती भूमि और उसके अलावा जो अतिरिक्त जो भूमि है उसको भी अगर शामिल कर लिया जाए शुद्ध बोए हुए एरिया में, नेट सोन एरिया में, तो 54% भारत के कुल क्षेत्र का 54%, 54% जो है वो ऐसा क्षेत्र माना जाएगा जिस पर खेती की जाती है। ध्यान रहे, इसमें हम एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड और फॉलो लैंड को भी शामिल कर रहे हैं। और एक बात इसमें यह भी ध्यान में रखनी है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, हमने अभी देखा था कि 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगर हम उसको कुल माने तो इसमें भी पूरे की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, हमें सिर्फ इसके 93% की जानकारी प्राप्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का कुछ हिस्सा जो पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास है, या अक्साई चीन के रूप में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का कुछ एक हिस्सा जो है उसकी जानकारी इतने, या तो वो इतने बीहड़ इलाके हैं या वो इतने दुर्गम इलाके हैं कि वहां पर जाया नहीं जा सकता। इसलिए जो हमारा कुल भारत का जो लैंड स्केप है उसका 93% की जानकारी हमारे पास है, और उसमें से भी 54% जो है वो खेती के लिए उपयुक्त है, या जिसे हम सोन एरिया कह सकते हैं। अब इसमें भी इसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से है। भारत जो है इतना विशाल है, तो अगर हम देखें तो पंजाब हरियाणा जैसे जो राज्य हैं जहां पर अच्छे से सिंचाई होती है और खेती सबसे मुख्य काम है, वहां पर कुल जो भी लैंड एरिया है उसका 80%, उसका 80% जो है वो खेती के लिए काम में लिया जाता है, वो कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम इस तरफ, या फिर द्वीप समूह में जाएं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो वहां का सिर्फ 10% हिस्सा ही खेती के काम में लिया जाता है। यानी कि अगर हम इस देखें तो भारत ना सिर्फ ज्योग्राफिकल तरीके से बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, बल्कि कल्टीवेशन के लिहाज से भी देखा जाए, खेती के लिहाज से भी देखा जाए, तो इसके आयामों में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा विविधता आ जाती है।
फिर हमारे भारत में जो वन्य नीति बनाएगी वो 1952 में बनाएगी सबसे पहले। वन नीति क्या कहती है? वन नीति का ये कहना है कि किसी देश की कुल जमीन जितनी हो उसका 33% हिस्सा वनों से आच्छादित होना चाहिए, शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र जो सिस्टम है उसका बैलेंस, उसका संतुलन बना रहे, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरी तरह से बना रहे। 33% से अगर कम होता है तो इसका मतलब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिप्लॉयड हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, 33% पर वन नहीं है। भारत के कुल एरिया में से देखा जाए तो 24 से लेकर और 28% तक के हिस्से पर ही वन क्षेत्र है, वो भी आंकड़ों के लिहाज से। वास्तविकता क्या है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन 33% नहीं है। तो इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि हम वनों को बढ़ावा दें, वनों को ज्यादा से ज्यादा अफॉरेस्टेशन करें, डिफॉरेस्टेशन की तरफ नहीं जाए। तो ये है भारत में भू संसाधन के क्या आयाम है, किस प्रकार से उसका पैटर्न है, भारत के लैंड रिसोर्स का पैटर्न क्या है। अब बात करते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपायों की, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेथड्स। अब लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि निम्नीकरण है क्या? हम जो भूमि काम में लेते हैं कल्टीवेशन के लिए, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी घटती जा रही है, उसकी जो उर्वरता है वो घटती जा रही है। देखो, हम यहाँ सॉइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मृदा की बात नहीं कर रहे हैं, हम भूमि की बात कर रहे हैं, हम लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मृदा की बात जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो भी आपका इसी चैप्टर में अलग टॉपिक है, लैंड सॉइल एज अ रिसोर्स। तो जब हम भूमि की बात कर रहे हैं तो भूमि हम कितनी काम में ले पा रहे हैं ये डिपेंड करता है। भूमि निम्नीकरण यानी ऐसी भूमि जो अब हमारे किसी काम की नहीं रही। तो ऐसी भूमि क्यों परिवर्तित होती जा रही है, क्यों बनती जा रही है, इसके बारे में अगर हम देखें तो भारत का जो कुल एरिया है, हमने देखा था कि 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, उसमें से अगर देखा जाए तो जो कुल एरिया है उसमें से 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, यानी कि 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही काम का नहीं है, लेकिन वो डिग्रेड की श्रेणी में आ गया है, वो निम्नीकृत हो रहा है। तो ऐसा निम्नीकृत क्यों हो रहा है? उसमें से 28% जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेड लैंड है, यानी कि या तो वहां वन ठीक से हो नहीं रहे हैं, वो जो एरिया जो वनों के लिए संरक्षित किया गया है वहां वन उस मात्रा में नहीं है जिसमें होने चाहिए, या फिर वहां अंधाधुंध कटाई हो रही है वनों की। कोई ऐसा रीजन है कि वो फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया में कन्वर्ट होता जा रहा है। 56% जो है वो जल अपर्दित क्षेत्र या वाटर इरोडेड एरिया बन गया है। जल अपर्दित के मतलब ये है कि वर्षा का पानी आता है तो वो अपने साथ जो है वो ऊपरी परत को बहा कर ले जाता है, और ऐसे में वो जमीन धीरे धीरे फॉलोलैंड बनती जा रही है। और या फिर जो नदियों का बहाव है वो भी कई बार कटाव का कारण बन जाता है। जैसे राजस्थान में चंबल नदी बहती है और अपने साथ पूरा बीहड़ बनाती है, और वो डिग्रेड एरिया में आएगा। तो 56% जो है वो जल अपर्दित क्षेत्र है, और बाकी जो बचा है, जो इन दोनों के अलावा जो बाकी बचता है वो या तो लवणीय है, या तो वो सलाइन है, या वो क्षारीय है यानी कि अल्कलाइन बन गया है, या वहां इतना ज्यादा पशुओं का जो है पशुचारण कर दिया गया है कि वो लैंड खराब होने की श्रेणी में आ गया, परती भूमि की तरफ बढ़ रहा है। और या फिर वहां पर माइनिंग हो रही है, या कि वहां खनन हो रहा है, या फिर वहां इंडस्ट्रीज लग गई हैं, तो वो किसी भी प्रकार से कृषि के योग्य नहीं रहा, कल्टीवेशन के योग्य नहीं रहा। अब जब बात कर रहे हैं हम निम्नीकरण की, तो निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? लैंड डिग्रेडेशन का सबसे प्रमुख कारण है डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन। जितना हो सके हम वनों को काटते जाते हैं, हम उनको खत्म करते जा रहे हैं, चाहे अपनी जरूरतों के लिए, चाहे इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए, चाहे अपने लालच के लिए, किसी भी वजह से हम वनों को खत्म करते जा रहे हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कारण है भूमि निम्नीकरण का। उसके बाद में अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग, पशुओं का जो चराने का काम है वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि पशुओं को चराना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए एक समय होता है कि जब हम फसलें उगाते हैं तो उसके बीच का कुछ समय होता है जिस समय हमें घास या चारा जो फॉडर है उसका कल्टीवेशन कर लेना चाहिए। हम वो करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा जो परती भूमि है वहां पशुचारण करवाते हैं। तो पशु क्या करते हैं, चरते चरते जड़ों तक खा लेते हैं उस घास को, और जब जड़ों की वजह से भूमि की जो ऊपरी परत है वो कमजोर हो जाती है, उखड़ जाती है, और बाद में हवा या पानी के साथ
बह जाती है, इरोड हो जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। फिर औद्योगिक अपशिष्ट जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकलते हैं, वो एफ्लुएंट्स किसी भी तरह से देखा जाए तो या तो भूमि को सलाइन कर देते हैं, एल्कलाइन कर देते हैं, या भूमि को इस लायक ही नहीं छोड़ते कि उस पर कल्टीवेट किया जा सके। तो ये बहुत ही मुख्य कारण है लैंड डिग्रेडेशन के, भूमि निम्नीकरण के। अब अगर हम बात करें कि डिग्रेड होने से रोकना है, हमें जो लिखा हुआ है कि संरक्षण उपाय करने हैं, कैसे संरक्षण किया जाए, तो नॉर्मली आप सभी आराम से समझ सकते हो इस चीज को। अगर ये जो हमारे कारण है लैंड डिग्रेडेशन के, इन्हीं में इनका उपाय छुपा है। अगर हम कहें कि डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा कारण है, तो इसका कंजर्व करने के उपाय में एफॉरेस्टेशन लिखा जा सकता है। वनोन्मूलन की जगह वन रोपण, यानी कि वनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अति पशुचारण की जगह आप लिख सकते हो कि पशुओं को के लिए अलग से फॉडर कल्टीवेशन किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो औद्योगिक अपशिष्ट निकलते हैं, उन अपशिष्टों को जो या तो रिसाइकल किया जाना चाहिए उस जल को, और या फिर उन अपशिष्टों को एक अलग से उनके डंप करने की जगह होनी चाहिए जहां पर, ताकि पूरा का पूरा लैंड डिग्रेड ना हो। तो इस तरह के उपायों को अपनाया जाकर और भूमि को निम्नीकृत होने से रोका जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में हमारा बचता है सॉइल एज अ रिसोर्स, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, कोई चीज आपको समझ में आए ना आए, आपका कोई भी एकेडमिक क्वेश्चन हो, कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं, हम जरूर जवाब देंगे उसका। तो बने रहिए हमारे साथ, समझते रहिए साथ साथ, ताकि आपको बाद में जब एग्जाम सर पे आएंगे तब इतनी परेशानी नहीं होगी, अभी से आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।